गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का 5th चैप्टर वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग देखे थे कि ओशियन सर्कुलेशंस क्या है और जो वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं। वेव्स जो है तो सुनामी के बारे में पढ़े। आज हम लोग देखेंगे टाइड्स के बारे में। तो टाइड्स क्या होता है पहले देखते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। तो एक दिन में जो ओशियन का वाटर का उठना और गिरना दिन में 2 बार, तो हर दिन 2 बार जो समुद्र का पानी होता है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो उसी को ही बोलते हैं टाइड। तो जब पानी का लेवल बहुत ऊपर तक उठता है उसको बोलते हैं हाई टाइड्स, और जब पानी का लेवल थोड़े लोएस्ट लेवल में रहता है, कम ऊपर उठता है, उसको बोलते हैं लो टाइड्स। तो हाई टाइड्स में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा समुद्र के किनारे में जाके वो टकराते हैं, और लो टाइड्स में जो होते हैं पानी बहुत ही कम जाके गिरते हैं। तो टाइड्स को यहाँ पे फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है नीप टाइड और दूसरा होता है स्प्रिंग टाइड। तो देखो नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होता है वो अभी देखते हैं। तो इससे पहले जानते हैं कि जो टाइड्स होता है वो कैसे होता है। तो हम सब लोगों को पता है कि जो सन, मून और अर्थ होते हैं उनका एक फोर्स रहता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और महाकर्षण शक्ति बोलते हैं। तो इन्हीं फोर्स की वजह से ये लोग वाटर के ऊपर, ओशन वाटर के ऊपर सन का और मून का जो फोर्स गिरता है तो वो पानी को अपने ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो उसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही टाइड्स होते हैं। तो देखो स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है। जब सन, अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन में आते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। तो ये जो है वो 2 बार आता है। एक जब फुल मून होता है, मतलब जब पूरा चांद आता है उस टाइम, और दूसरा जब न्यू मून होता है। न्यू मून मतलब अमावस। तो एक जो है पूर्णिमा के दिन और दूसरा अमावस के दिन। तो इसी दिन सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में होते हैं, जिसकी वजह से कि जो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहता है, और पानी का जो लेवल होता है वो बहुत ऊपर तक उठता है। तो उसी समय हाई टाइड्स बनता है। उसके बाद जो नीप टाइड होता है वहाँ पे लो टाइड्स होते हैं। तो नीप टाइड में लो टाइड्स बनता है। तो देखो नीप टाइड्स में यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि जो सन, मून और अर्थ है वो एक लाइन में नहीं आते हैं। तो सन और अर्थ और मून जो है अर्थ के ऊपर दिया गया है, तो वो ऐसे 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सन का या फिर जो मून का फोर्स रहता है अर्थ के ऊपर वो डायगोनली रहता है, मतलब थोड़ा तिरछा होकर गिरता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक देखो मून जो है, मून का फोर्स, और दूसरी तरफ सन का फोर्स, दोनों का ऑपोजिशन डायरेक्शन में होने के कारण जो अर्थ के ऊपर जो फोर्स बनता है वो थोड़ा कम होता है। तो इसलिए जो पानी का उठना होता है वो भी कम ऊपर तक उठता है, इसलिए लो टाइड्स वहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखो जो मून है वो जब उसके फर्स्ट तिमाही और लास्ट तिमाही में आता है, तो फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर। तो जब मून अर्थ में फर्स्ट क्वार्टर में होता है और उसके लास्ट तिमाही में होता है, तो उसी समय जो है नीप टाइड बनते हैं। तो ठीक उसी तरह से देखो स्प्रिंग टाइड भी 2 बार बनता है। एक है न्यू मून में, दूसरा है फुल मून में। उसी तरह नीप टाइड भी 2 बार बनता है। एक है फर्स्ट क्वार्टर में और दूसरा है फोर्थ क्वार्टर में। So the high tides help in navigation. They rise the water level close to the source. तो हाई टाइड्स क्या होता है, हाई टाइड्स होने की वजह से नेविगेशन में हेल्प होता है। नेविगेशन का मतलब होता है जो जहाज होते हैं उनको वो किनारे तक लाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो एक साथ बहुत सारा पानी को किनारे तक लेके जाता है, जिससे कि जो जहाज है वो ईजीली जल्दी से किनारे तक पहुँच पाते हैं। तो हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प्स इन फिशिंग, और हाई टाइड की वजह से फिशिंग में भी हेल्प होता है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे फिश को किनारे तक लेके आते हैं। तो मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। दिस एनाबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैचेस। तो इसलिए फिशरमैन को ईजी होता है कि वो बहुत सारे मछली एक साथ पकड़ पाते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। और कुछ प्लेसेस में जो हाई टाइड्स होते हैं तो उस समय पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी किया जाता है। तो ये था टाइड्स के बारे में। अभी देखते हैं ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स जो होते हैं दे आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो ये जो होते हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी का एक बहाव होता है, एक स्रोत जिसको बोलते हैं, जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कॉन्स्टेंटली फ्लो होते रहते हैं। वो हमेशा वो एक स्रोत जो है पानी का वो चलता रहता है। तो ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड। तो जो ओशियन करंट्स होते हैं वो वार्म भी होता है, गर्म भी होता है और ठंडा भी रहता है। तो जो वार्म ओशियन करंट्स होते हैं, फिर जो गर्म हवा रहता है पानी का, इट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। तो वो इक्वेटर के पास वो उसका जन्म होता है, शुरू होता है, क्योंकि इक्वेटर एरिया जो है वो सन का डायरेक्ट हीट वहाँ पे गिरता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है। उसी वजह से जो वार्म करंट्स होते हैं वो इक्वेटर के पास शुरू होता है एंड
दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स, और वो पोल्स की तरफ बहते हैं, क्योंकि जो इक्वेटर होता है वो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, तो वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया का फ्लो करते हैं। The laboratory, the cold currents carry warm water from polar और हायर लैटिट्यूड ट्रॉपिकल और द लोअर लैटिट्यूड। तो कोल्ड करंट्स होते हैं जो कि ठंडा स्रोत बोलते हो पानी का, दे कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर, तो वो लोग पोलर एरिया से जो कि हाई अल्टीट्यूड हाई लैटिट्यूड एरिया से वो ट्रॉपिकल एरिया को लाते हैं, जो कि लोअर लैटिट्यूड्स को। तो यहाँ पे ये बात समझ लो कि जो वार्म वाटर होता है ओशियन का वार्म करेंट्स होता है वो लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर जाता है, और जो कोल्ड करेंट्स होता है वो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड पर आता है। तो जो वार्म टाइड्स होते हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, और जो कोल्ड करेंट्स होते हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करेंट्स वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करेंट्स। तो ये दोनों कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स के एग्जांपल्स हैं। द ओशियन करेंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। तो जो ओशियन करंट जिस एरिया में फ्लो होता है वो उस एरिया के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। जिस एरिया में वार्म करेंट्स बहता है उस एरिया का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है, वार्म रहता है, और जहाँ पे कोल्ड करेंट्स फ्लो होता है उस एरिया का टेम्परेचर ठंडा रहता है। So the areas where the warm and the cold currents meet provides the best fishing grounds of the world। तो जिस एरिया में अगर वार्म करेंट्स और कोल्ड करेंट्स बहते बहते दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस एरिया में फिशिंग का बहुत अच्छा चांस देखने को मिलता है। तो वहाँ पे फिशिंग का ग्राउंड जो है अच्छा रहता है। तो सी अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। तो जापान का कोई सी और ईस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ऐसे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स का दोनों का मिलना देखा जाता है। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर। तो जब जहाँ पे ये दोनों करंट्स मिलते हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स, तो वहाँ पे एक फोगी एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। फोगी का मतलब होता है जो कुहड़ी बोलते हैं, फॉग जिसे होता है, ऐसे टाइप का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, व्हिच मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। तो ऐसे सिचुएशन में जहाज़ों को नेविगेशन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फॉग के वजह से उनको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो ये था ओशियन करंट्स के बारे में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर।